अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मीट्रिक स्पेस के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद मीट्रिक स्पेस की कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आपने देखा था कि मीट्रिक स्पेस क्या होता है। सबसे पहले हम मीट्रिक स्पेस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम उसकी ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्व आउट करेंगे। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपने कल पढ़ा था कि अगर आपके पास डी अगर आपके पास एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और आर सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, देन द मैपिंग be such that x cross x implies to R is said to be metric if the following four conditions are satisfied. नंबर वन स्टूडेंट्स कंडीशन क्या थी कि distance of x1 d of x1 x2 is always greater than 0. नंबर टू कंडीशन हमारे पास क्या थी कि d of x1 x2 is equal to 0 if and only if x is equal to if and only if x1 equal to x2। ये हमने इसकी सेकंड कंडीशन पढ़ी थी। थर्ड कंडीशन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थी इसकी कि d of x1 x2 is equal to its conjugate, means d of x2 x1। एंड ई कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है, मीन्स d of x1 x2 plus d of x2 x3 greater than or equal to d of x1 x3। this is known as triangular inequality। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी इसमें थोड़ा सा होता है बस स्टूडेंट्स को, लेकिन इट्स वेरी इजी कि आप क्या करते हैं इसमें खुद से आपके पास x1 अगर x2 दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं खुद से, आपको मालूम है कि d ऑफ x1 x2 को आप किसमें ओपन करते हैं, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 के साथ। तो आप क्या करते हैं जी, इसमें खुद से प्लस x3 ऐड भी करते हैं और प्लस x3 को आप माइनस भी करते हैं। तो इसको फिर मैनिपुलेट करके आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये थी बात स्टूडेंट्स मीट्रिक स्पेस के बारे में। और कल हमने कुछ डेफिनेशंस को भी डिस्कस किया था मीट्रिक स्पेस की, सॉरी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल को हम डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस एग्जांपल्स तक आपने तमाम एग्जांपल्स को देख लिया होगा और उन्हें अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा हैंडआउट्स में। तो आज की इस एग्जांपल को हम स्टार्ट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें ना तो आपको डिफाइन किया गया, आपने यहाँ पे सब चीज़ें खुद ही लेनी है। आपने लेट भी यहाँ पे खुद ही करना है, जो फंक्शन आपने डिफाइंड करना है वो भी आपने खुद ही लेना है। तमाम चीज़ें मीन टू से कि आपने यहाँ पे खुद ही करनी है। तो देखें जी, इसका सोल्यूशन हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्पटी सेट like in definition of metric space, let x be a non-empty set and let b such that x cross x implies to R be defined by हम उसे किस तरह से डिफाइन करेंगे, d of x1 x2 is equal to, जी आप डिफाइन कर रहे हैं 0 if x1 equal to x2 and 1 if x1 is not equal to x2। ये तो स्टूडेंट्स इसे आप क्या कहते हैं, ये जो मैंने अभी आपके सामने डिफाइन किया x क्रॉस x इम्प्लाइज टू r को और d लिखा है x1 x2 0 और 1, इसे आप क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कहते हैं। आई रिपीट, इट इज नोन एज डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस।
हमने इसे डिफाइन कर लिया, इसमें हमने कोई गलत काम नहीं किया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। अब हम इस डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को हम क्या करेंगे, मीट्रिक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। आपके ऊपर डेफिनेशन, आपके ऊपर स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, शो दैट एवरी नॉन एम्प्टी सेट, हमने क्या ले लिया, एक्स बी या नॉन एम्प्टी सेट कैन बी गिवन अ मीट्रिक, हमने उससे क्या दे दिया, एक मीट्रिक दे दिया, दिस मीट्रिक हमने ये उसे मीट्रिक दे दिया, एंड कैन बी कन्वर्टेड इन द मीट्रिक स्पेस। और अब हम क्या करेंगे, इस मीट्रिक को मीट्रिक स्पेस प्रूव करेंगे। तो टू प्रूव it is a metric space, to prove it is metric space, you have to satisfy the four conditions of metric space. You have to satisfy four conditions. नंबर वन कंडीशन आपके पास क्या थी जी, वो आपके पास कंडीशन नंबर वन कंडीशन क्या है हमारे पास कि डी ऑफ x1 कॉमा x2 ये क्या होना चाहिए जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए जी। तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि हेयर डी ऑफ x1 कॉमा x2 वो क्या है, या तो वो 0 है या वो क्या है 1 है। मतलब डी ऑफ x1 x2 क्या है, या तो 0 है या वो क्या है 1, नेगेटिव तो नहीं है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इज इक्वल टू 0 और 1। सो डी ऑफ x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। दिस इज योर कंडीशन नंबर 1। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड कंडीशन की तरफ देखते हैं जी, सेकंड कंडीशन को हम किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे। हमें मालूम है कि स्टूडेंट्स के सेकंड कंडीशन इसकी क्या है। कंडीशन नंबर 2 में आपने प्रूफ करना होता है कि डी ऑफ x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू क्या है 0 है, इफ एंड ओनली इफ x1 इक्वल टू x2। तो इस केस में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप 1 वाली कंडीशन तो नहीं यहाँ पे ले सकते, आपने दोनों कंडीशंस के अंदर चेक करना है कि क्या ये आपके पास बनता है वैसा या नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे डी ऑफ x1 एंड x2 इज इक्वल टू 0। आपको पता है जब आप डिस्टेंस ऑफ x1 x2 आप लेते हैं तो आपके पास क्या आता है x1 माइनस x2 विच इज इक्वल टू 0। सो विच इम्प्लॉयज x1 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा x2। तो फर्स्ट आपने क्या कर लिया, कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन को कन्वर्सली में सॉल्व करते हैं। कन्वर्सली आपको मालूम है, कन्वर्सली में जस्ट आपने इसे क्या करना होता है, रिवर्स में आपने इसे चलाना होता है। तो जब आप इसे रिवर्स में चलाएंगे तो यू हैव लेट x1 इक्वल टू x2, x2 को आप दूसरी तरफ ले आए तो क्या आ जाएगा x1 माइनस x2, taking modulus on both sides you will get x1 minus x2 modulus which is equal to 0। एंड आपको मालूम है x1 माइनस x2 मॉडुलस किसके इक्वल होता है, डी ऑफ x1 कॉमा x2 which is equal to 0। एक बार आपने ये लेट किया तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, देन आपने x1 इज इक्वल टू x2 लेट किया तो आपने प्रूफ में ये कर दिया। तो सेकंड कंडीशन भी आपके पास क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस डी ऑफ x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू 0 if and only if x1 equal to x2। तो आई होप कि आपको सेकंड कंडीशन भी समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। अब हम इसकी कंडीशन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। कंडीशन नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, आपको मालूम है आपने डी ऑफ x1 x2 को प्रूफ करना होता है इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट विच इज x2 एंड x1। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे let d of x1 x2 which is equal to 0 which implies x1 equal to x2 by definition। आपको ऊपर by definition ऊपर दिया हुआ है, discrete metric space की definition में आपको ये बात दी हुई है। so which implies अगर x1 equal to x2 है इसका मतलब है x2 equal to x1 भी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ x2 कामा x1 विच इज इक्वल टू 0। सिंपली आपने जस्ट इसकी जगह चेंज कर दी और कुछ भी नहीं किया। तो आपके पास कंडीशन नंबर 3 भी क्या हो गई है,
सेटिस्फाई हो गई है। तो अब हम इसके दूसरे केस के लिए, तो हमारे पास इसका था ना फर्स्ट केस जिसमें आपके पास वो 0 के इक्वल था। अब हम इसके दूसरे केस के लिए देखते हैं जिसमें ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट डी ऑफ x1 कामा x2 विच इज इक्वल टू 1। देखें ना, एक 0 के लिए केस था, एक 1 के लिए केस था, तो हम 1 के लिए भी इसके चेक करते हैं, विच इम्प्लाइज 1 के केस में उसने हमें क्या बताया कि x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है। तो सिंपली आप अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि x2 भी x1 के इक्वल नहीं होगा। तो विच इम्प्लाइज दैट d of x2 x1 which is equal to 1। hence in both cases you satisfied, यहाँ पे आप केस कम है, hence in both cases, hence in both cases you prove that this one is equal to this one। आपने आगे नीचे लिख लेना। तो अब हम इसकी कंडीशन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, विच इज योर ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, कंडीशन नंबर 4 है हमारे पास। अब कंडीशन नंबर 4 में आपने क्या प्रूफ करनी है, प्रूफ करना है आपने ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी को। देन ये फिक्स स्पेस बन जाएगा, प्रूफ ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। अब ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी के लिए स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लेट कर लेंगे सबसे पहले, लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन x1 x2 x3 बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट x। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। देखें ना, आपने ऊपर कंडीशन क्या दी हुई है कि एक कंडीशन दी है x1 इक्वल टू x2, इसमें डी आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और एक कंडीशन आपके पास x1 इज नॉट इक्वल टू x2। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, पहले हम फर्स्ट वन केस के लिए करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3, और उसके बाद फिर हम इसको नॉट इक्वल टू करके फिर चेक करेंगे। दोनों केसेस के लिए आपने चेक करना है। देन क्या होगा, डी ऑफ x1 x2 which is equal to 0 and d of x2 x3 which is equal to 0 and d of x1 x3 which is equal to 0। So therefore by triangular inequality you know that k d of x1 x2 plus d of x2 x3 is equal to आपके पास क्या आ जाएगा, d of x1 x3। देखें ना, तीनों आपस में देखें ना, अगर आप इसकी जगह पे 0 पुट करें और इसकी जगह पे भी आप 0, क्योंकि देखें ना x1 x2 0 के इक्वल है, तो वो अगेन आपके पास किसके इक्वल आने वाला है, 0 के इक्वल ही आने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 0 के लिए आप आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है। अगेन देखें देखें ना, ये आपने लेट कर लिया कि डी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू 0, डी ऑफ x2 x3 इज इक्वल टू 0, डी ऑफ x1 x3 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करें जी, देखें ना, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इस 0 की जगह पे आपने दिस वैल्यू, इस 0 की जगह पे दिस वैल्यू है, इस 0 की जगह पे दिस वैल्यू। तो फॉर ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी आपने एक कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर दी है। अब दूसरी कंडीशन के लिए आप इसके देखते हैं, दूसरी कंडीशन के लिए। तो दूसरी कंडीशन में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने इज नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन लेनी है जो कि हमारे पास ऊपर दी हुई है। तो अब हम लेट कर लेते हैं, लेट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इज नॉट इक्वल टू x3। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर नॉट इक्वल टू आपने लिया है तो डी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से डी ऑफ x2 x3 ये भी आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से डी ऑफ x3 सॉरी x1 x3 ये आपके पास क्या आएगा, ये भी आपके पास 1 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि 1 प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यू नो डैट। तो आप सिंपली क्या करें, इस 1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, डी ऑफ x1 x2 प्लस डी ऑफ x2 x3 एंड इज ग्रेटर देन डी ऑफ x1 x। So in both cases students you satisfied that in both cases we satisfied that d of x1 x2 plus d of
x2 कामा x3 ग्रेटर देन, देखें यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, यहाँ पे आपके पास इक्वल आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी ऑफ x1 कामा x3। जी तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ से अब ये फोर्थ चारों प्रॉपर्टीज आपने सेटिस्फाई कर दी। अब आप यहाँ पे इस नतीजे पे पहुंचे कि आप क्या लिख सकें कि hence D is metric space। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस एग्जांपल की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स, तो क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, तो इससे नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मीट्रिक स्पेस के रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो स्पेस ट्यून, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो ये लेक्चर देखने के बाद इससे नेक्स्ट लेक्चर आपने ज़रूर देखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि मीट्रिक स्पेस के रिलेटेड है और एग्जाम्स में अक्सर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे प्रीवियस एग्जाम्पल की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर बहुत पेपर्स में पूछा जाता है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेट्स सी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स such and let d such that c cross c implies to r be defined by, इसको डिफाइन कर दिया गया like this one which is d of z1 comma z2 is equal to z1 minus z2। we have to show that d is metric on c। आपने मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो करना है कि d क्या है, मेट्रिक है। तो सबसे पहले तो हमें उसने बता दिया कि c जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमें उसने मैपिंग क्या दे दी है फंक्शन की, हेयर d such that c cross c implies to r। ये उसने हमें मैपिंग दे दी है, और उसने हम इसको डिफाइन किया, कैसे किया है, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया, इससे डिफाइन किया, इससे d ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू z1 माइनस z2, इससे उसने इसको क्या किया, डिफाइन किया। आपने इससे मेट्रिक प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव d इज मेट्रिक, we have to prove that d is metric। for this you have to prove the four properties for d। तो अब सबसे पहले हम इसका प्रॉपर्टी नंबर, कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करने वाले हैं। कंडीशन नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपको मालूम है वो क्या है कि d ऑफ z1 z2 ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपने प्रूव करना है। तो इसके लिए देखें स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमें गिवन में दिया हुआ है, गिवन एज d of z1 z2 is equal to mod of z1 z2। you know that स्टूडेंट्स की ये जो मॉडुलस वैल्यू होती है ये ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। देयरफॉर d of z1 comma z2 वो क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका मतलब सिंपल से वो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद है जी इसकी सेकंड कंडीशन, और आप लोग जानते हैं कि सेकंड कंडीशन में हमने क्या करना होता है, हमने सेकंड कंडीशन में प्रूव करना होता है d ऑफ z1 z2 is equal to 0 if and only if z1 is equal to z2। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना होता है। तो एज गिवन में आपको दिया हुआ है d ऑफ z1 z2 is equal to 0, और इसको डिफाइन कैसे किया, z1 माइनस z2 मॉडुलस z1 z2 is equal to 0। इसे इस तरह से डिफाइन किया गया which implies that z1 is equal to z2, क्योंकि मॉडुलस आप जब यहाँ से खत्म करें तो z1 माइनस z2 आपके पास आ जाएगा, तो माइनस z2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो z1 is equal to z2 आ जाएगा। नाउ कन्वर्सली, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ के केस में आप हमेशा कन्वर्सली करते हैं, नाउ कन्वर्सली z1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया z2, z2 को आप दूसरी तरफ ले जाए तो z1 माइनस z2 विच इज इक्वल टू 0, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट मॉडुलस ऑफ, और ये मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 ये किसके इक्वल दिया हुआ है जी, हमें ये हमें डिफाइन किया गया d ऑफ z1 कामा z2 के लिए इज इक्वल टू दिस योर कंडीशन नंबर 2। नाउ अब हम इसकी कंडीशन नंबर 3 को मालूम करते हैं। कंडीशन नंबर 3 क्या होती है स्टूडेंट्स हमारे पास कि d ऑफ x1 कामा x2 किसके इक्वल होना चाहिए, d ऑफ इट्स कॉन्जुगेट x2 x1 के। जी
जी तो स्टूडेंट्स अब देखें कंडीशन नंबर 3 में सिंस वी हैव गिवन since given as d of x1 comma x2 is equal to modulus of x1 minus x2। तो अगर आप क्या करें इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। यू नो दैट इन मॉडुलस ये जो माइनस है ये किस में चला जाता है प्लस में चला जाता है तो आपके पास क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। so this is equal to d of x2 comma x1। तो जी आपने ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया। मूव करते हैं इसकी फोर्थ कंडीशन की तरफ विच इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के बारे में आपने इससे प्रीवियसली भी डिस्कस किया और बस उसी को हम यूज करते हुए आराम से ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव कर देंगे। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अब आपने इसे प्रूव करना है। हाँ जी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में वी नो दैट के सिंस d ऑफ z1 comma z2 ले लो में से z1 comma z2 is equal to modulus of z1 minus z2 and d of z2 z3 is equal to modulus of z2 minus z3 and d of z1 comma z3 which is equal to z1 minus z3। so यहाँ पे स्टूडेंट्स अब देखें आपके पास है जी गिवन में d ऑफ z1 comma z2 is equal to modulus of z1 minus z2। इसे हम लेकर चल रहे हैं सिंस दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। सो अब आप क्या करें जी इसमें आप z3 को ऐड भी कर दें और z3 को सब्ट्रैक्ट भी कर दें। एडिंग z3 and subtracting z3 you will get here z1 minus z3 z1 minus z3 less than or equal to sorry greater than or equal less than or equal to आपके पास आ जाएगा प्लस modulus of z2 minus z3 so which is equal to d of z1 z2 plus d of z2 comma z3। तो जी है थस यहाँ से आपने क्या बता दिया थस c comma d is a metric space। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके रिलेटेड स्टूडेंट्स मजीद कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपने देख लेने हैं खुद ही और आसान ही तमाम क्वेश्चन है आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं इसका एक और क्वेश्चन अब सॉल्व करवाने लगा हूँ तो स्टे ट्यून्ड हियर। जी तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं इसका एक और क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के साथ ही मीट्रिक स्पेस वाला जो टॉपिक है जिसमें कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ओपन स्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके सोल्यूशन में देखें सोल्यूशन से पहले इसकी स्टेटमेंट में देखें कि आपको गिवन क्या है। गिवन में आपको दिया हुआ लेट एक्स बी a metric space and d and let d such that x cross x implies to r be defined by v given by आपको अब इस ये डिफाइन किया गया और आपने प्रूव करना है कि ये जो डी डैश है ये क्या है मेट्रिक है। तो वही चार प्रॉपर्टीज आपने बस अब डिफाइंड आपको ये कर दिया कि अब आपने जो डिफाइंड किया वो उसे लेके मेट्रिक उसे प्रूव करना है। तो हेयर द फंक्शन इज सबसे पहले हम देखते हैं मैपिंग क्या दी हुई है। हेयर द फंक्शन इज be such that x cross x implies to r be defined as किस तरह से डिफाइन किया गया है d डैश x1 x2 is equal to d of x1 x2 divides 1 plus d of x1 x2।
जी तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है जी, इसे मीट्रिक प्रूव करना है। तो मीट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव d dash is metric on x d। ये बात आपने प्रूव करनी है। तो इसके लिए आपको वही 4 कंडीशंस को प्रूव करना होगा जो हम प्रीवियसली क्वेश्चन पर डिस्कस करके आए। नंबर 1 कंडीशन क्या है कि आपने प्रूव करना है कि d ऑफ d dash x1 x2 दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब क्या होना चाहिए आपका पास, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इसके लिए हमेशा देखते हैं राइट साइड को। तो जैसा कि आप इसकी राइट साइड को जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो राइट साइड है ये नेगेटिव तो नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि एज d ऑफ x1 x2 divides 1 plus d of x1 x2 greater than or equal to 0, therefore d dash x1 x2 greater than or equal to 0। तो फर्स्ट कंडीशन जी आपने क्या है सेटिस्फाई कर दी। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन में स्टूडेंट्स हमें मालूम है हमने क्या प्रूफ करना होता है, हमने प्रूफ करना होता है कि d डैश x1 x2 0 के इक्वल होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ x1 इक्वल टू x2। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम लेट कर लेंगे, let d dash x1 x2 which is equal to 0, so which implies that अभी हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है, हमें मालूम है हमने इसे डिफाइन किया d of x1 x2 divides 1 plus d of x1 x2 greater than 0। अब आपको मालूम है, सॉरी इज इक्वल टू 0 आएगा ना आपके पास, क्योंकि आपने इसे 0 के इक्वल लेट किया हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास डिवाइड हो रहा है, इधर जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, which implies d of x1 x2 which is equal to 0, so which implies that अब आपको मालूम है कि x1 x2 को आप कैसे d से ओपन करते हैं, मॉडुलस ऑफ d of x1 x2 which is equal to 0, so x1 minus x2 which is equal to 0, so which implies x1 equal to x2। अब इसका हम कन्वर्सली देखते हैं। कन्वर्सली में अब आप क्या करेंगे, ये x1 इज इक्वल टू x2 लेट करेंगे और ये आपने प्रूव करना होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट x1 इक्वल टू x2 which implies x1 minus x2 which is equal to 0, taking modulus on both sides you will get x1 minus x2 which is equal to 0। अब आप इसे d की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब आप इसे d की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा d डैश x1 x2 which is equal to 0, और d डैश x1 x2 ये आपने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, ये आपने लेट किया हुआ है d of x1 x2 divides 1 plus d of x1 x2 which is equal to 0, so which implies that d dash x1 x2 which is equal to 0। वेरी सिंपल स्टूडेंट, जस्ट आपने क्या करना है, इसी को रिवर्स में चला देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो कंडीशन नंबर 2 भी स्टूडेंट्स हमने सेटिस्फाई कर ली। अब हम मूव करते हैं इसकी कंडीशन नंबर 3 की तरफ और चेक करते हैं कि कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाई होती है या नहीं। वी नो डैट कि कंडीशन नंबर 3 में हमने क्या सेटिस्फाई करना है, d डैश x1 x2 which is equal to conjugate of d dash which is x2 x1। so we have given students since d dash x1 x2 which is equal to d of x1 x2 divides 1 plus d of x1 x2। तो जस्ट आप अगर इनकी जगह चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x2 माइनस x1 x2 x1 कर दें और यहाँ नीचे भी जस्ट आप इसे इसकी जगह चेंज कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी x2 x1 की फॉर्म में होगा तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, d डैश x2 एंड x1। आई होप स्टूडेंट्स आपको कंडीशन नंबर 3 भी सेटिस्फाई
होती हुई नज़र आ गई होगी और समझ भी आ गई होगी कि किस तरह से हमने कंडीशन नंबर 3 को सेटिस्फाई किया है। कंडीशन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। कंडीशन नंबर 4 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को लेट कर लेंगे। हम लिखेंगे सिंस डी डैश x1 x2, ये तो हमें ऊपर दिया हुआ है ना, डी ऑफ x1 x2 divides 1 plus d of x1 x2। तो सिमिलरली अगर आप d डैश x2 और x3 लिखेंगे तो वो आप ऐसे लिखेंगे, सिंपली x1 की जगह पे x2 आ जाएगा, x2 की जगह पे x3 आ जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस d ऑफ x2 x3। इसी तरह से अगर आप d डैश x1 x3 लिखेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, x2 की जगह पे x1 आ जाएगा, x3 की जगह पे x3 ही रहेगा और आपके पास आ जाएगा 1 प्लस डी ऑफ x1 x3। तो अब हम इसके ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ वी नो दैट d डैश x1 x2 प्लस d डैश x2 x3 which is equal to d of x1 x2। जस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने इसे ऐड कर लेना है, स्पेस थोड़ी कम है, जस्ट आपने ऐड करके इसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड में आप लिख देंगे कि डी डैश हेंस डी डैश x1 x2 इज मेट्रिक। तो हैंडआउट्स में आपने ये देख लेना है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही हमने कंप्लीट कर लिया मीट्रिक स्पेस वाला लेक्चर। मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन थी इसमें और साथ में कुछ एग्जांपल्स थी और साथ में कुछ क्वेश्चंस थे। ये तमाम बातें हमने मीट्रिक स्पेस के रिलेटेड डिस्कस कर ली हैं, जो कि आपके आउटलाइन में टॉपिक नंबर 1 था। हमने मीट्रिक स्पेस के रिलेटेड डेफिनेशन, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कर लिए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ओपन स्फीयर के बारे में। ओपन स्फीयर के रिलेटेड ये एग्जांपल्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस